Hello, lovely people. Good wishes and a warm welcome to all. So, today we are going to start a new subject known as mathematical physics. In this subject, what we are going to do is we'll take up different topics from it one by one and we'll study in detail all of those. The first topic which we are going to start with is matrices. The topic matrices, it contains three subtopics which are matrices, determinants, and eigenvalue problems. In matrices, we are going to study about different types of matrices, what a matrix is, and different type of operations which we can perform on matrices, some special matrices, and so on. In the next topic, determinants, what we are going to study is how to take the determinant of a matrix. What are the various ways which we can do the same easily. And third one is eigenvalue problems, where we'll be applying the concepts which we learn in matrices and determinants part, and we'll solve eigenvalue problems to find out the eigenvectors and eigenvalues. Without further delay, let's get started. Our first topic is matrices. तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिसेस स्टडी करने वाले हैं, तो उससे पहले हमें एक आइडिया होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स होती क्या है। जैसे अगर हम लोग अल्फाबेट्स की बात करते हैं, जब भी हम अल्फाबेट वर्ड सुनते हैं तो हमारे माइंड में ए बी सी डी ये सब रन करने लग जाता है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट नंबर्स, तो नंबर सुनते ही हमारे माइंड में नंबर्स मूव करते हैं, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो व्हाट अबाउट मैट्रिसेस? अगर हम मैट्रिक्स वर्ड सुनते हैं तो उससे हमारे माइंड में क्या पिक्चर आनी चाहिए? उसके लिए लेट्स टेक द एग्जांपल दैट मान लेते हैं कि हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, रोहन, साहिल, अजय एंड मोहित। इन 4 स्टूडेंट्स ने 3 पेपर दिए, इंग्लिश, मैथ एंड हिंदी का। तो इन सबके इन तीनों सब्जेक्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स कैलकुलेट हुए। जैसे रोहन ने इंग्लिश में 17 मार्क्स ऑब्टेन किए, मैथ्स में 18, हिंदी में 11। साहिल ने इंग्लिश में 8, मैथ्स में 10 और हिंदी में 7। अब अजय जो था उसने 15 मार्क्स लिए इंग्लिश में, he scored 19 in maths and 12 in Hindi. And similarly we have marks here for Mohit in each of these subjects. अब ये जो पूरा डाटा हमारे पास है, ये डाटा अगर इस फॉर्मेट में ही मैं लिखूं तो इसको इंटरप्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अगर मैं पूछूं कि साहिल के कितने मार्क्स हैं हिंदी में, पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, इसे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर मैं इसी डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लिख दूं, जैसे इस तरह से, जैसे रोहन, साहिल, अजय और मोहित के मार्क्स मैंने इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी में रोज और कॉलम्स की फॉर्मेट में लिख दिए, एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिखे। तो इस डाटा को देख के, इस रोज और कॉलम की अरेंजमेंट को देखकर हम इजीली बता सकते हैं कि अजय के मैथ्स में कितने नंबर आए। तो बहुत इजीली हम लोग अजय के मार्क्स बता सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट में, वो मैं इजीली बता सकती हूँ थैंक्स टू दिस अरेंजमेंट। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है, अगर मैं इस टाइप की अरेंजमेंट को क्लोज ब्रैकेट में इनक्लोज कर दूं, देन दिस इज नोन एज अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होती है कि हमारे पास जो भी डाटा होता है उसे हम रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करते हैं, एंड वो रोज और कॉलम की जो अरेंजमेंट होती है उसे हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में या कर्व ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं। इस टाइप की जो अरेंजमेंट होगी दैट इज नोन एज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ डाटा। मैट्रिसेस हमें पढ़ना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम मैट्रिसेस क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ ये मैट्रिसेस का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए बिफोर मूविंग फर्दर विल बी टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस सिर्फ साइंस की फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में ही यूज नहीं होता, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में ये मैट्रिसेस हेल्पफुल रहती हैं। द फर्स्ट फील्ड वेयर मैट्रिसेस आर यूज्ड इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मैट्रिसेस कैसे यूज होती हैं? प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, यानी कि प्रॉब्लम्स में से मैक्सिमम या मिनिमम आउटपुट गेन करने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि अगर एक कंपनी है जो कि बिस्कुट मैन्युफैक्चर करती है,
तो उस कंपनी के पास एक ऐसी सिचुएशन आई कि कंपनी के पास सिर्फ 1 लाख रुपीज है एंड उनकी बिस्कुट्स की जो डिमांड है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा है। मान लेते हैं एक कंपनी है, बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो बिस्कुट्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके पास जो कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए वो ओनली 1 लाख रुपीज है। तो अब उन्हें ये देखना है कि किस तरह से इस कैपिटल को मैक्सिमम वे में यूज किया जाए, कैसे इसे इन्वेस्ट किया जाए ताकि मार्केट की जो डिमांड है वो भी पूरी हो जाए और जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर करे उसकी क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। उसके लिए जो भी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी वो मैट्रिसेस की हेल्प से होंगी। तो इकोनॉमिक्स में इस तरह से मैट्रिसेस यूज होती हैं प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज बिजनेस। बिजनेस में भी मैट्रिसेस यूज होती हैं ट्रेंड्स को स्टडी करने के लिए। जैसे कोई भी बिजनेस है, ईयर बाय ईयर वो बिजनेस किस तरह से ग्रो कर रहा है, किस तरह से कब उसमें फॉल आया, कितने टाइम के लिए फॉल आया, किस तरह से ये बिजनेस ग्रो कर रहा है, उसका ग्रोथ रेट क्या है, आने वाले टाइम में वो किस तरह से ग्रो करने वाला है, वो सब कुछ, ये जितनी भी कैलकुलेशंस होती है वो सब मैट्रिसेस की हेल्प से परफॉर्म होती है। इवन शेयर मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उनके प्राइसेस जो अप एंड डाउन जाते हैं तो वो सब भी मैट्रिसेस की हेल्प से कंट्रोल किया जाता है। इवन एक बिजनेस मॉडल को क्रिएट करने के लिए भी बिजनेस में मैट्रिसेस का ही यूज होता है। नेक्स्ट फील्ड इज कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, बिल्डिंग्स की आउटर स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए मैट्रिसेस का यूज होता है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होती है रोज और कॉलम्स की, तो उस अरेंजमेंट में हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से किसी भी बिल्डिंग का जो आउटर स्ट्रक्चर है विदाउट इंटरफेयरिंग इन इट्स बेसिक्स हम उसका आउटर स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, अगर उस बिल्डिंग को हमें एक सर्कल की शेप देनी हो आउटर लुक में तो हम मैट्रिसेस की हेल्प से ये चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिजिक्स। फिजिक्स में मैट्रिसेस कैसे अप्लाई होती हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की स्टडी में मैट्रिसेस बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बैटरी पावर निकालनी हो, आउटपुट बैटरी पावर अगर हमें फाइंड आउट करनी हो, या फिर अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितनी इनपुट एनर्जी यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, कितनी वेस्ट हुई, वो सब कैलकुलेशंस में भी मैट्रिसेस यूज होती हैं। इवन क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंट टाइप की मैट्रिसेस जैसे हर्मिटियन मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्सेट्रा बहुत यूज होती हैं एटॉमिक लेवल के फिनोमेनास को स्टडी करने के लिए। इवन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी ये मैट्रिसेस यूज होती हैं। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो वो प्रॉब्लम्स जिनमें किरचॉफ लॉज अप्लाई होते हैं वोल्टेज और करंट को फाइंड आउट करने के लिए, तो उन केसेस में कैलकुलेशंस में हम लोग मैट्रिसेस का यूज करते हैं। द नेक्स्ट फील्ड वेयर मैट्रिसेस आर यूज्ड इज जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाटा कलेक्ट करते हैं और उससे उसके अकॉर्डिंग ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए मैट्रिसेस का यूज किया जाता है। जैसे किसी सिटी का टेम्परेचर अगर हमें मेजर करना हो और मेजर करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी डाटा है, फॉर एग्जांपल अगर लास्ट 1 ईयर के एवरी डे का, हर एक दिन का अगर हमें डाटा मिल जाए और उस डाटा प्लॉट करना हो, उसके लिए हम लोग मैट्रिसेस की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट इज रिसर्च और साइंटिफिक स्टडीज के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में मैट्रिसेस का यूज किया जाता है। द नेक्स्ट फील्ड वेयर मैट्रिसेस आर यूज्ड इज आईटी कंपनीज। इवन जो आईटी कंपनीज होती हैं वो भी मैट्रिसेस को यूज करती है, बिकॉज हम डिजिटल एरा में हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट डिफरेंट एप्स को जब हम यूज करते हैं तो उसमें जो भी यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, उनकी जो भी क्वेरीज होती हैं और उनसे रिलेटेड जो भी डाटा होता है उस सबको ट्रैक करने के लिए, उस सबको सिक्योर रखने के लिए आईटी कंपनीज मैट्रिसेस का यूज करती हैं, क्योंकि उस केस में बहुत सारे पर्सन्स होते हैं और सबका इंडिविजुअल डाटा स्टोर करके रखना, उसे सिक्योर करके रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और उसको इजीली हम लोग मैट्रिसेस की हेल्प से मैनेज कर सकते हैं। ये सब थी कुछ एप्लीकेशन मैट्रिसेस की कि मैट्रिसेस को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अब हम फॉर्मली मैट्रिसेस को डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है, रेक्टेंगुलर एरे होती है नंबर्स की या फिर फंक्शंस। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में किसी भी डाटा को अरेंज करना, दैट इज नोन एज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। और यहाँ पे जिन भी नंबर्स का यूज करके हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं दोज कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, या फिर किसी फंक्शंस की हेल्प से भी मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड रेक्टेंगुलर एरे का मतलब होता है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हमें डाटा को अरेंज करना है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स बनाने के लिए जो डाटा हम यूज करते हैं दैट इज नंबर्स और फंक्शंस। रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से मैट्रिक्स बनती है और या फिर फंक्शंस की हेल्प से मैट्रिक्स बनती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें 2 -3 5 7 ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर्स हैं। इनकी हेल्प से एक मैट्रिक्स बनाई गई है। इन सबको रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज किया गया है एंड देन दे आर एनक्लोज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर सी पार्ट को देखें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हेल्प से हमने मैट्रिक्स बनाई है। सेकेंडली जो भी अरेंजमेंट हम लोग डाटा की करते हैं उस अरेंजमेंट को, उस एरे को हम हमेशा या तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में या फिर कर्व्ड ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं। तो -3 5 7 ये डाटा था। इस डाटा को सबसे पहले हमने रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज किया, अरेंज किया एंड देन वी एनक्लोज इट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी हम किसी डाटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देते हैं तो वो एक मैट्रिक्स होती है। सिमिलरली यहाँ पे अगर डी एग्जाम्पल देखें, पहले जो हमने एग्जाम्पल्स देखे उनमें जिस डाटा से मैट्रिक्स फॉर्म हुई है वो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। बट ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें मैट्रिक्स के जो मेंबर्स हैं दे आर फंक्शंस ऑफ सम वेरिएबल। नेक्स्ट थिंग मैट्रिक्स के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि मैट्रिक्स सिंपली एक अरेंजमेंट होती है। मैट्रिक्स की वैल्यू को हम लोग किसी भी नंबर या फिर किसी भी फंक्शन की फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं फर्स्ट मैट्रिक्स लूं, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है ए। इस मैट्रिक्स को मैं किसी भी नंबर, जैसे 3 नंबर है, इस 3 के इक्वेट नहीं कर सकती। दिस कैन नॉट बी इक्वल टू एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ये एक मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा से ही एक अरेंजमेंट रहती है, चाहे उसके ऊपर कितने भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर लें, दैट विल ऑलवेज बी एन अरेंजमेंट। नेक्स्ट थिंग इज मैट्रिसेस को हम लोग कैपिटल अल्फाबेट्स ए बी सी इस तरह से डिनोट करेंगे। और ये जो अल्फाबेट्स हैं ए बी सी ये किसी नंबर को या किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को सिग्निफाई नहीं करते, बल्कि ये ए बी सी जो हैं वो अरेंजमेंट्स हैं। नेक्स्ट थिंग फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये 4 नंबर से बनी है, 2 -3 5 एंड 7। तो ये जितने भी नंबर्स हैं दीज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के जो भी मेंबर्स होते हैं, जिस भी डाटा से मैट्रिक्स बनती है, दोज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। 2 is also an element of a matrix, -3 is also an element of the matrix. Similarly 5 and 7 are also elements of the matrix. Next thing, for example अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें 2 -3 5 7 ये जो नंबर्स हैं इन नंबर्स को हमने रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज किया है। तो अगर मैं नंबर 2 देखूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि नंबर 2 बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सिमिलरली द नंबर 7 इट बिलोंग्स टू सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो इसी तरह मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हर एक नंबर्स के साथ हम एक रो और एक कॉलम एसोसिएट कर सकते हैं। हर एक एलिमेंट किसी ना किसी पर्टिकुलर रो और किसी ना किसी पर्टिकुलर कॉलम को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम इंडेक्स और रो इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आता है। कॉलम इंडेक्स मीन्स कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट किस कॉलम से बिलोंग करता है। रो इंडेक्स मीन्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट किस रो से बिलोंग करता है, किस रो में लाई करता है। जैसे ये एलिमेंट बी लाइज इन द फर्स्ट रो, तो एलिमेंट बी के लिए जो रो इंडेक्स होगा 1 होगा। और एलिमेंट बी सेकंड कॉलम में लाई करता है तो फॉर एलिमेंट बी द कॉलम इंडेक्स विल बी 2। तो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स हम हमेशा एक एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स के लिए डिस्क्राइब करते हैं। तो इन जनरल अगर मुझे मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी ए आई जे।
अब यहाँ पर अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो हम कैपिटल लेटर्स के साथ डील करते हैं। कैपिटल लेटर्स की जब भी बात होगी तो मीन्स हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, स्मॉल लेटर्स का मतलब ये है कि हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की बात हो रही है। एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्मॉल ए लिख दिया एंड सबस्क्रिप्ट में हमने आई एंड जे ये दो चीजें लिखी। आई क्या है? आई इज द रो इंडेक्स, जो कि ये बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ए आई जे एलिमेंट, ये कौन से रो में लाई करता है। जे मीन्स कॉलम इंडेक्स, जो कि हमें ये बताता है कि जिस भी एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं वो एलिमेंट किस कॉलम से बिलोंग करता है। नेक्स्ट थिंग इज कि एक मैट्रिक्स में कितने भी कॉलम्स कितनी भी रोज हो सकती है, फिर कोई लिमिटेशन नहीं है। एक मैट्रिक्स थाउजेंड्स रोज या फिर लाख कॉलम्स को लेके भी हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमें ये तो पता चल गया कि मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर एलिमेंट किस रो में और किस कॉलम में लाई करता है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि एक जो मैट्रिक्स है उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है? वो हमें बताता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m क्रॉस n से। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें टोटल m रोज हैं एंड टोटल n कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। इसका मतलब m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज रिटन एज m क्रॉस n। यहाँ पर m और n को हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये सिंपली एक फॉर्मेट है। m की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ रोज की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, n के प्लेस पे नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू लिखेंगे एंड क्रॉस एज इट इज रहेगा। तो एक मैट्रिक्स जिसमें m रोज है और n कॉलम्स है उसे हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, या फिर इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज अ m क्रॉस n मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, ये मैट्रिक्स जो है इसमें टोटल कितनी रोज है? फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, टोटल 2 रोज है इस मैट्रिक्स में, तो इसीलिए यहाँ पे m की जगह हमने 2 रख दिया। एंड देन इन दिस मैट्रिक्स देयर आर 3 कॉलम्स, तो n की जगह पे हमने 3 रख दिया बिकॉज n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये मैट्रिक्स जो हो गई उसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। सेकेंड एग्जाम्पल में इस मैट्रिक्स में 4 रोज हैं एंड 1 कॉलम है, दैट इज व्हाई दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 1। तो यहाँ से हमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पता चला। ऑर्डर हमेशा एक मैट्रिक्स का लिखा जाता है, जबकि रो इंडेक्स और कॉलम्स इंडेक्स यानी कि आई जे ये जो सबस्क्रिप्ट है जब भी हम लिखते हैं तो वो एक मैट्रिक्स के एलिमेंट के लिए लिखा जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अगर हमारे पास कोई जनरल मैट्रिक्स हमें लिखनी हो m क्रॉस n ऑर्डर की, जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, दैट मीन्स कि उस मैट्रिक्स में m कॉलम्स है एंड n रोज हैं, तो उस मैट्रिक्स को लिखेंगे कैसे? तो m क्रॉस n ऑर्डर की एक जनरल मैट्रिक्स इस तरह से लिखी जाती है, a इज इक्वल टू a1 टू a1n एंड a11 टू an1। इस तरह से इस फॉर्मेट में हम एक जनरल मैट्रिक्स लिखेंगे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अब यहाँ पे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को हमने कैसे लिखा? हमने देखा है, अभी अभी देखा है कि एक मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को हम a i j इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें, तो क्योंकि एलिमेंट की बात हो रही है तो स्मॉल लेटर a हमने यूज किया। अब रह गया i और j की वैल्यू कैसे आएगी? I मीन्स रो इंडेक्स, दैट मीन्स कि ये एलिमेंट किस रो में लाई कर रहा है। ये एलिमेंट अगर हम देखें तो फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, दैट इज वाई I की वैल्यू 1। और ये एलिमेंट जो है फर्स्ट कॉलम में लाई कर रहा है, दैट इज वाई J की वैल्यू हो गई 1। तो इस पूरे एलिमेंट का नाम हो गया A11। सिमिलरली अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं A13 की, तो ये एलिमेंट कैसे लिखा? सबसे पहले एलिमेंट लिख रहे हैं इसलिए स्मॉल a, और इसमें उसके बाद हमें रो इंडेक्स देखना है। रो इंडेक्स ऑफ दिस एलिमेंट इज 1, क्योंकि फर्स्ट रो में लाई करता है तो I की वैल्यू 1 हो गई। एंड ये एलिमेंट थर्ड कॉलम में लाई करता है, दैट मीन्स कि कॉलम इंडेक्स 3 हो गया। तो A13 इस तरह से एलिमेंट लिख लिया हमने मैट्रिक्स का। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स में उसे इसी तरह से हम लिख सकते हैं, इसी वे में। और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के वो या तो रियल होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे। अब शॉर्ट हैंड नोटेशन की अगर हम बात करें
शॉर्ट फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स ए को, ये जो जनरल मैट्रिक्स ए है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले तो एलिमेंट डालेंगे ए आई जे, जो कि जनरल एलिमेंट होता है मैट्रिक्स का। फिर उस एलिमेंट को हम एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। अगर हम एक एलिमेंट को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और मैट्रिक्स है तो उसका कोई ना कोई ऑर्डर भी होगा। तो जो भी ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का m क्रॉस n है, तो m क्रॉस n हमने सबस्क्रिप्ट में लिख दिया। तो दिस होल ऑफ दिस थिंग इट रिप्रेजेंट्स अ मैट्रिक्स। पूरी की पूरी मैट्रिक्स हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर i और j की वैल्यूज हमने स्पेसिफाई कर दी है। नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 से स्टार्ट होंगी। सिमिलरली नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 से ही स्टार्ट होंगे, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स कैन नॉट बी नेगेटिव। और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज जो है वो m है, इस वजह से i के मैक्सिमम वैल्यू m आ गई। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज n, सो जो कॉलम इंडेक्स j है उसकी मैक्सिमम वैल्यू n आ गई। एलिमेंट की फॉर्म में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पर ये जो एलिमेंट ए आई जे है उसे हम कैपिटल ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैपिटल ए को हमें कर्व ब्रैकेट्स में इंक्लोज करना है और नीचे आई जे लगा देना है, क्योंकि ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स का स्पेसिफाई होता है, इसलिए जब हमें मैट्रिक्स लिखनी थी हमने ऑर्डर का यूज किया m क्रॉस n का। लेकिन अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट के केस में हमने रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स यानी कि i और j चाहिए होता है, इसलिए जब भी हमने एलिमेंट लिखना था तो हमने i और j का सबस्क्रिप्ट यूज किया। इस तरह से किसी भी एलिमेंट को होल ऑफ द मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और किसी भी मैट्रिक्स को एलिमेंट की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं? नंबर ऑफ रोज कितनी है एलिमेंट में, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं एलिमेंट में, वो तो हमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से पता चल गया, बट कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स में वो हमें पता चलेगा इस तरह से, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करके। जब हम मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ रोज है उसको नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे मैट्रिक्स में वो आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव अ मैट्रिक्स जिसके अंदर टोटल 24 एलिमेंट्स हैं, तो हमें बताना है कि कितनी पॉसिबल डायमेंशंस हो सकती हैं। सबसे पहले डायमेंशंस मींस ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं वो है 24, तो हमने लिख दिया। एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर आ गया mn इज इक्वल टू 24। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? m की वैल्यू चाहिए होती है और n की वैल्यू चाहिए होती है। अगर हमें m की वैल्यू और n की वैल्यू पता चल गई तो इस फॉर्मेट में हम लोग ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो हमारा टास्क क्या है कि mn इज इक्वल टू 24, ये इक्वेशन आई, यहाँ से मुझे m और n की पॉसिबल वैल्यूज देखनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, m को स्टार्ट कर दूंगी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज m की पुट करूंगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग n की वैल्यू निकालूंगी इस इक्वेशन से। तो हमारे पास वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे m एंड n की। तो m और n की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 1 एंड 24। दैट मीन्स कि अगर m को 1 रखें तो n 24 आएगा, m को 2 रखें तो n हमारा 12 आएगा। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें ये बता रहे हैं कि अगर हम नंबर ऑफ रोज 1 रखते हैं तो हमें नंबर ऑफ कॉलम्स 24 ही रखने पड़ेंगे, तभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 होंगे, अदरवाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो अब क्योंकि हमारे पास m और n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ गई, तो इन्हीं कॉम्बिनेशंस के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिख दिया। जिस भी फॉर्मेट में हम लोग ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स लिखते हैं m क्रॉस n फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में हमने लिख दिया कि 1 और 24 m और n की वैल्यूज थी, तो पॉसिबल ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8 एक्सेट्रा। के बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम लेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल की हमें पता है कि इट हैज 2 डायमेंशंस, एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। तो लेंथ और ब्रेड्थ जो होती है वो इक्वल नहीं होती रेक्टेंगल के केस में, तो वहीं से यहाँ पर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम आया है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मीन्स कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक मैट्रिक्स देखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज है 2, यानी कि m की वैल्यू हो गई 2, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हम देखें तो देयर आर 3 कॉलम्स, तो n की वैल्यू 3 हो गई। तो बिकॉज नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो दिस मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है?
कि उसकी जितनी भी साइड्स होती हैं वो सब इक्वल होती हैं। तो एक मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स तब बोलेंगे अगर उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स अगर हम देखें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज देखें तो 3 है एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो भी 3 है। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज व्हाई दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, वो ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें n रोज है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में मुझे नंबर ऑफ रोज पता हो तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी मैं इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे पता है नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो उसको हम n से डिनोट करते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं उसे हम n से डिनोट करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो अगर मुझे नंबर ऑफ रोज पता है तो मैं नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल सकती हूँ। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें n रोज हैं या फिर n ही कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम कैसे बोलेंगे? इट इज अ मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज एन n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमने पढ़ा तो वो क्या होता है m क्रॉस n, और स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में तो m जो है वो n के इक्वल होता है। तो ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स इज n क्रॉस n। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें n रोज होंगी उसे हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज एन n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स और अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, या फिर इसे हम n स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अब जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ए आई जे, उसमें ब्रैकेट्स एनक्लोज कर दी, दैट मीन्स की मैट्रिक्स की बात हो रही है, और यहाँ पर हमने ऑर्डर लिख दिया। ऑर्डर यहाँ पर हमने n क्रॉस n लिखा। इन जनरल जब हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो यहाँ पर ऑर्डर आता है m क्रॉस n, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में हमने यहाँ पर n क्रॉस n लिखा बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर इक्वल। अब उसके बाद एक स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड। वो क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन तो है हमारी डायगोनल एलिमेंट्स। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3x3 मैट्रिक्स का अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर हम एक 3x3 की मैट्रिक्स बनाते हैं, दैट मीन्स कि 3 ही कॉलम्स होनी चाहिए, 3 ही रोज होनी चाहिए। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा A1, A12 एंड देन A13। नेक्स्ट एंट्री होगी A21, A22 एंड A23 एंड थर्ड इज A31, A32 एंड A33। तो हमने 3x3 मैट्रिक्स ली, इसमें दो टाइप के एलिमेंट्स हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट इज A11, A22 एंड A33। इनमें एक चीज कॉमन है, वो ये है कि अगर हम रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स देखें तो वो सेम है। रो इंडेक्स 1 है, कॉलम इंडेक्स 1 है इस केस में। A22 में रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स बोथ आर 2 एंड A33 में रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों 3 है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स सेम हो, दोज एलिमेंट्स आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि वो एलिमेंट्स जो डायगोनल के अलोंग लाई करते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब मैट्रिक्स के केस में ये है कि वो एलिमेंट्स जिनके रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स सेम हो। फॉर एग्जांपल A11, A22, A33 अप टू ANN। इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि इस जनरल मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट्स हैं A11, A22 अप टू ANN, ये सभी क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स हैं, बिकॉज इन ऑल ऑफ दीज केसेस रो इंडेक्स इज इक्वल टू कॉलम इंडेक्स। और एक दूसरे टाइप के एलिमेंट्स भी होते हैं, वो ये होते हैं A12, A13, A21 इस टाइप के। इनमें क्या है? इनमें अगर हम देखें तो रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स बोथ आर डिफरेंट। इन सभी एलिमेंट्स में ये A11, A22 और A33 को छोड़कर अगर हम बाकी के एलिमेंट्स देखें तो इन सब में रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स सेम नहीं है। तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं दोज आर नोन एज ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनकी रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स सेम नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट्स बचे दोज आर नोन एज ऑफ डायगोनल और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नेक्स्ट थिंग इज, हमारे पास अब यहाँ पर दो डायगोनल्स हैं। इस पूरी मैट्रिक्स में देखें तो हमारे पास दो डायगोनल्स बनते हैं। ये फर्स्ट डायगोनल ये वाला
इसे मैंने फर्स्ट डायगोनल बोल दिया, एंड एक और डायगोनल है एंड ये हमारा सेकेंड डायगोनल, कि वो डायगोनल जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। अगर इस सेकेंड डायगोनल की बात करूं तो इसमें A13 है जो कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, जबकि फर्स्ट डायगोनल देखूं तो इसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं, कोई भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट नहीं है। दैट इज वाई 1 को हम लीडिंग डायगोनल बोलेंगे, 2 इज नॉट अ लीडिंग डायगोनल और अ प्रिंसिपल डायगोनल बिकॉज इट कंटेन्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? A matrix which is having only one row, that is known as a row matrix. For example, first example अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही रो है, but number of columns are 4. तो ये जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 4. सिमिलरली सेकेंड मैट्रिक्स देखें तो इसमें भी सिर्फ एक ही रो है बट द कॉलम्स आर 3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3. तो दोनों एग्जांपल्स में हमने देखा कि सिर्फ एक ही रो है दोनों मैट्रिसेस में, तो इस वजह से ये रो मैट्रिसेस हैं। सेकेंड थिंग, अब यहाँ पर हमने रो पे एक रो के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि जो नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए मैट्रिक्स में वो सिर्फ 1 होनी चाहिए, बट व्हाट अबाउट कॉलम्स? क्या नंबर ऑफ कॉलम्स से भी कोई रिस्ट्रिक्शन है? बिल्कुल नहीं, नंबर ऑफ कॉलम्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ एनी आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये मैट्रिक्स देखें तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज जो हैं 1 and 2, टोटल नंबर ऑफ रोज आर 2, एंड बिकॉज टोटल नंबर ऑफ रोज इज नॉट 1, दैट इज वाई दिस इज नॉट अ रो मैट्रिक्स। नाउ रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1 क्रॉस n टाइप का होगा। अब ये कैसे लिखा? हमें पता है, हमने अभी अभी पढ़ा जस्ट कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है दैट इज, एक जनरल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है दैट इज n क्रॉस n। ठीक है, तो अगर रो मैट्रिक्स का भी ऑर्डर अगर हमें लिखना हो तो वो क्या होगा? रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो m क्रॉस n इस टाइप का होना चाहिए, बट नंबर ऑफ रोज जो हैं रो मैट्रिक्स में वो हमेशा ही 1 होती हैं। दैट इज वाई जो रो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया? 1 क्रॉस n। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा 1 क्रॉस n टाइप का होता है, बिकॉज रो मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास आती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे रो मैट्रिक्स में हमने रो के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स में हम कॉलम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है that is known as a column matrix, and this column matrix can have any number of rows। यानी कि कैसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स तो 1 हो बट देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ रोज, तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल दिस मैट्रिक्स 1 4 8। अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज तो 3 है, दैट इज वाई m की वैल्यू 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स है 1। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो गया वो 3 क्रॉस 1 हो गया, and this is a column matrix because it contains only one column, और number of rows तो कितनी भी हो सकती हैं। नेक्स्ट थिंग इज कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो m क्रॉस 1 टाइप का होता है। जैसे रो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस n टाइप का होता है, उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m क्रॉस 1 टाइप का होता है। एक मैट्रिक्स जो होती है उसमें जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का दैट इज m क्रॉस n, एंड कॉलम मैट्रिक्स के लिए जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो हमेशा 1 होंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कि n हमेशा 1 होगा, तो कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हुआ वो क्या बन गया? m क्रॉस 1। m क्रॉस 1 टाइप की कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके पास हो तो दैट मीन्स दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स, और 1 क्रॉस n टाइप की अगर मैट्रिक्स हो तो इसका मतलब वो एक रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट थिंग इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जैसे हम नंबर्स के केस में जीरो डिफाइन करते हैं, ऐसे ही मैट्रिसेस के केस में हम जीरो मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट जीरो होगा, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज अ जीरो मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स अगर हम देखें तो इसमें हर एक एलिमेंट जीरो है,
every element is zero, that is why this is a zero matrix. Secondly, zero matrix का order क्या होगा? Zero matrix can have any arbitrary order. मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं ना, ए बी सी एक्सेट्रा, तो जीरो मैट्रिक्स को स्पेशली लेटर ओ से डिनोट किया जाता है. अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, देन अगर ए ओ के इक्वल होती है, दैट मीन्स कि अगर ए जो है वो जीरो मैट्रिक्स है, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा ए आई जे इज इक्वल टू जीरो. ए आई जे ये क्या है? एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स. आई और जे की जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब वैल्यूज के लिए हर एक एलिमेंट जो है इस मैट्रिक्स ए का जीरो होगा, बिकॉज ए इज अ जीरो मैट्रिक्स. तो यहाँ से ये इम्प्लीकेशन आई. अगर हमें जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर स्पेसिफाई करना हो तो हम क्या करेंगे? वैसे तो जीरो मैट्रिक्स कोई भी ऑर्डर के हो सकते हैं. इन जनरल जीरो मैट्रिक्स को हम कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जीरो मैट्रिक्स का अगर मुझे ऑर्डर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तब हम लिखेंगे ओ और उसके सबस्क्रिप्ट में जो भी ऑर्डर होगा m क्रॉस n, इस तरह से. नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स. अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? अब यहाँ से हम जो भी मैट्रिक्स स्टडी करने वाले हैं वो सारी स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी, यानी कि स्क्वायर मैट्रिसेस में कुछ कंडीशंस लगाकर हम फर्दर मैट्रिसेस ऑब्टेन करने वाले हैं. उनमें से सबसे पहली मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स तब बोला जाता है अगर उसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो हों. इफ इट्स ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, बिकॉज ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी अ डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स आई तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती है, सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होगी. तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि इज इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स. Number of rows are 3. Number of columns are also 3. That is why this is a square matrix. ये प्रिंसिपल डायगोनल है हमारा, जिसमें 2, 5, 7 ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं. ये प्रिंसिपल डायगोनल है. इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो हैं. तो ये जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो हैं. दैट इज व्हाई इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. और इस डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया? 3. अब बिल्कुल सिमिलर मैथमेटिकल डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स की हम ऐसे लिखेंगे. कोई भी मैट्रिक्स ए अगर हमें दी जाए विच इज रिटन एज ए आई जे, तो वो एक डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी? उसके लिए दो कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी. सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए. सेकेंड कंडीशन इज ए आई जे शुड बी इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे. कोई भी एलिमेंट जिसमें रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स इक्वल नहीं होता वो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है. तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो होने चाहिए, तब ये मैट्रिक्स ए को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे. अब यहाँ पर हमने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सबके सब जीरो होने चाहिए. डायगोनल एलिमेंट्स का क्या? डायगोनल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. जो डायगोनल एलिमेंट्स हमने देखे यहाँ पर, ये डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो भी हो सकते हैं एंड जीरो भी हो सकते हैं. नेक्स्ट थिंग, डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर है n क्रॉस n, ऑब्वियसली डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सो इट्स ऑर्डर विल बी n क्रॉस n टाइप. तो डायगोनल मैट्रिक्स अगर n क्रॉस n ऑर्डर की है तो दैट डायगोनल मैट्रिक्स इज रिटन एज डायग, DIAG. ये लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमें d1 d2 d3 अप टू dn लिखने हैं. अब ये d1 d2 d3 dn क्या है? दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं उसको चेक करने के लिए हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी. फर्स्ट इज इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स? यस, it is a square matrix because number of rows is 3, number of columns is 3, number of rows and number of columns are same, that is why it is a square matrix. Secondly, जितने भी off diagonal elements हैं वो सब जीरो हैं, तो ये एक diagonal matrix हो गई. अब इस 3 क्रॉस 3 की diagonal matrix को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डायग लिख के DIAG स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और बीच में हम diagonal elements लगा देंगे सेपरेटेड बाय कॉमास. यहाँ पर diagonal elements कौन कौन से हैं? 4, -2 and 6. तो इस ब्रैकेट के अंदर हमने 4, -2 और 6 ऐसे सीक्वेंस में लिखा सेपरेटेड बाय कॉमास. तो अगर क्वेश्चन में कहीं भी हमारे पास इस तरह से लिखा है
इट इज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड एज डायग 4 - 2 6। तो यहाँ से समझ जाना कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इज द स्केलर मैट्रिक्स। हमने अभी तक क्या किया, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स थी। स्क्वायर मैट्रिक्स पे हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई कि जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, दे ऑल शुड बी इक्वल टू 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ओरिजिनली थी, उसमें अगर हमने कंडीशन लगाई कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तब हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स बनी। अब उसी डायगोनल मैट्रिक्स में अगर हम लोग एक और कंडीशन लगा दें, क्या, कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब के सब सेम होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। अगर ये कंडीशन हम लगा दे डायगोनल मैट्रिक्स में, देन वी गेट स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगा के हमें आगे की मैट्रिक्स मिल रही हैं। एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे, उससे बोला जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल डायग 2 2 2, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। व्हाई? बिकॉज अगर हम एक खोलें, बिकॉज ये डायग 2 2 2 इस फॉर्मेट में है, दैट मीन्स ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ से साफ पता चल रहा है डायग 2 2 2 ये एक डायगोनल मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है। इस वजह से इसे हम अगर ओपन करेंगे तो दिस शुड बी अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब 2 2 2 ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल पे प्लेस करते हैं। उसके बाद बिकॉज इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसके जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सभी जीरोस होंगे। तो इस मैट्रिक्स को इस तरह से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास बनी, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। व्हाई? बिकॉज all of its diagonal elements are equal to 2। तो अभी हमने पढ़ा कि डायगोनल मैट्रिक्स में अगर जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब इक्वल हो जाए, देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज अ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज, अब मैथमेटिकली इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? अगर कोई मैट्रिक्स Aij है n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, दैट मीन्स कि एक स्केलर मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स से हमें ये पता चला कि ये जो भी मैट्रिक्स की बात हो रही है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स स्केलर कब होगी? Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल टू j। इसका मतलब क्या है कि i नॉट इक्वल टू j, दैट मीन्स रो इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू कॉलम इंडेक्स। तो वो एलिमेंट्स जिनमें रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स इक्वल नहीं होता, दोज आर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहती है कि i इज इक्वल टू j, फॉर ऑल i इज इक्वल टू j, Aij इज इक्वल टू k। दैट मीन्स कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी एक स्केलर k के इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, देन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज अ स्केलर मैट्रिक्स। इन जनरल डायग d, d अप टू d एक स्केलर मैट्रिक्स है। ऑब्वियसली एक जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसे हम डायग स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसमें d1 d2 d3 लिखते हैं। d1 d2 d3 हमारे क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अगर इस केस में मैं ये लिख दूं कि d1 d2 d3 every diagonal element is equal to a scalar d, देन ये क्या बन जाएगी? देन ये हमारी एक स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये मैट्रिक्स बहुत जगह यूज होती है डिफरेंट टाइप की स्पेशल मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए। हमने अभी देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर देते हैं तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाती है। डायगोनल मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबको इक्वल कर देते हैं तो हमें स्केलर मैट्रिक्स मिल जाती है। स्केलर मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उन्हें अगर हम 1 के इक्वल कर दें तो हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स बनेगी। तो यूनिट मैट्रिक्स कैसे आती है? अगर स्केलर मैट्रिक्स में एक और कंडीशन लगा दी जाए कि स्केलर मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब 1 हो, देन वी गेट यूनिट मैट्रिक्स। तो ये इस सीक्वेंस में हम लोग याद कर सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 कर दिए तो डायगोनल मैट्रिक्स मिली। डायगोनल मैट्रिक्स में फर्दर डायगोनल एलिमेंट्स को इक्वल कर दिया टू अ स्केलर तो हमें स्केलर मैट्रिक्स मिली। स्केलर मैट्रिक्स में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स थे उन सबको 1 कर दिया तो हमें यूनिट मैट्रिक्स मिली। एक यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसके सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी होते हैं।
ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखें तो डायगोनल एलिमेंट्स तो हैं, वो तो नॉन जीरो है, बट जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं। दैट इज व्हाई इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी वन हैं। दैट इज व्हाई इट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली इस मैट्रिक्स में देखें तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी वन के इक्वल हैं। ऑल्सो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी जीरो है। दैट इज व्हाई इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर n की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी उसे हम आई एन से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2x2, बिकॉज इट इज हैविंग 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो 2 ऑर्डर की या 2x2 ऑर्डर की ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इज रिप्रेजेंटेड एज I2, आई के सब्सेट में 2। सिमिलरली ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज I3। मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की देखें तो वो होगी, अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे है विद ऑर्डर n क्रॉस n। अब ए आई जे का ऑर्डर n क्रॉस n है, दैट मीन्स कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ से हमें पता चला। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या क्या होना चाहिए, फॉर आई नॉट इक्वल टू जे ए आई जे शुड बी 0 एंड फॉर आई इज इक्वल टू जे ए आई जे इज इक्वल टू 1। जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो क्या होगा कि रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की बात हो रही है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0 एज रिटन हियर। फॉर आई इज इक्वल टू जे दैट मीन्स कि रो इंडेक्स इज इक्वल टू कॉलम इंडेक्स। दैट मीन्स कि डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सब 1 होने चाहिए। तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन इट इज कंसिस्टेंट विद द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकेंड थिंग, हर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होती है। ये चीज बिल्कुल क्लियर है क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स से ही तो यूनिट मैट्रिक्स बनती है। तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्केलर मैट्रिक्स होगी। फर्दर एक जो स्केलर मैट्रिक्स है वो हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी ही, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में ही कंडीशन लगाकर हम स्केलर मैट्रिक्स ऑब्टेन कर रहे हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब बोलेंगे अगर प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाएं, या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के अबव जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 हो जाएं। अगर हम इस मैट्रिक्स में देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स में, तो 1, 4 एंड 6 ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो कि प्रिंसिपल डायगोनल बना रहे हैं। तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी 0 हैं। और इस एग्जाम्पल में देखें तो ये 2, 1 एंड 6 ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस में 1, 4, 6 आर द डायगोनल एलिमेंट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो वाले जितने भी एलिमेंट्स हुए वो सब 0 हो गए। दैट इज व्हाई दिस मैट्रिक्स इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल 2, 1, 6 से मिलके बना है, तो इसके ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी 0 हैं। तो दैट इज व्हाई दिस इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो या तो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो सभी एलिमेंट्स 0 हो या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के अबव जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी 0 होने चाहिए। देन वी गेट अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड सेकंड वन इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसके जितने भी एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो लाई करते हैं वो सभी 0 हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी 0 होंगे। तो इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज कि Aij m क्रॉस n। यहाँ पर m क्रॉस n है इस टाइम पे। लास्ट टाइम हमने देखा कि Aij के साथ n क्रॉस n था। दिस मीन्स इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर ऑर्डर m क्रॉस n है। दैट मीन्स इट इज अ जनरल मैट्रिक्स। तो Aij m क्रॉस n ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगी, सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। उसके लिए कंडीशन क्या होती है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। तो m इज इक्वल टू n। सेकेंड कंडीशन इज Aij इज इक्वल टू 0 फॉर i ग्रेटर देन j। अब यहाँ पर i ग्रेटर देन j की बात हो रही है क्योंकि ये किस लिए, क्योंकि जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स होते हैं उन सबके लिए i j से बड़ा होता है। इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। किस तरह से वेरीफाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इस एलिमेंट की बात करें, ये एलिमेंट है ये और ये 3 एलिमेंट्स हैं जो कि प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल हमारा हो गया 5 to 1
5 2 -1 इज द प्रिंसिपल डायगोनल। इस प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो 3 एलिमेंट्स लाई करते हैं। तीनों एलिमेंट्स के केस में हम देखेंगे कि i इज ग्रेटर देन j। ऐसे इस एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की बात करें तो ये सेकेंड रो में लाई करता है एंड इट लाइज इन फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो इसके लिए i की वैल्यू 2 हो गई एंड j की वैल्यू हो गई 1। इस एलिमेंट के लिए ये एलिमेंट थर्ड रो में लाई करता है, दैट मीन्स कि i इज इक्वल टू 3 एंड j इज इक्वल टू 1। इस एलिमेंट के लिए अगर हम देखें तो ये एलिमेंट थर्ड रो में लाई करता है एंड इट लाइज इन सेकेंड कॉलम। तो इस केस में भी i j से बड़ा है, इस केस में भी i इज ऑल्सो ग्रेटर देन j, इन दिस केस ऑल्सो i इज ग्रेटर देन j। तो बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स लाई करेंगे उन सबके लिए i j से बड़ा होगा, दैट इज वाई aij is equal to 0 for I greater than j। तो ये थी हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में हमें ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल शुड बी 0। नेक्स्ट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी और इसमें कंडीशन ये होगी कि जितने भी एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के अबव लाई करते हैं वो सभी 0 होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस 1 -6 and 4 this constitute the principal diagonal। तो इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी 0 हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो aij m क्रॉस n दैट मीन्स कि एक जनरल मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब बोलेंगे सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, दैट मीन्स कि m शुड बी इक्वल टू n एंड सेकेंडली ऑल द एलिमेंट्स फॉर विच i इज लेस देन j, यानी कि वो सभी एलिमेंट्स जो प्रिंसिपल डायगोनल के अबव लाई करते हैं उन सब के लिए i लेस देन j होता है और वो सभी एलिमेंट्स 0 होंगे, तभी किसी आर्बिट्ररी मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट इज सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। व्हाट आर दोज? सिंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो दैट इज नोन एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, and a square matrix which is having a non-zero determinant that is a non-singular matrix। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैट्रिक्स A दिया गया है, इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट अगर मुझे निकालना हो कि एलिमेंट्स हैं 14 7 4 एंड 2, इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें तो दैट इज इक्वल टू 28 माइनस 28 दैट मीन्स 0। इस मैट्रिक्स के केस में अगर हमने डिटर्मिनेंट निकाला इस ए मैट्रिक्स का तो वो 0 आया, दैट इज व्हाई दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर मैट्रिक्स बी की बात करें, मैट्रिक्स बी का अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए देन दिस विल बी इक्वल टू 36 माइनस 18 विच इज 18 एंड 18 इज नॉन जीरो। तो यहाँ पर नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मैट्रिक्सेस में यही है कि एक मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो दैट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड अ मैट्रिक्स व्हिच इज हैविंग डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दैट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बट स्टिल यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर दोनों ही मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं और ये चीज हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं बिकॉज डिटर्मिनेंट इज फाउंड फॉर ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस। तो सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप्स हैं। तो यहाँ पर हमारी जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं वो सब ओवर हो गई हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले मैट्रिसेस की एप्लीकेशंस डिस्कस की कि कहाँ कहाँ मैट्रिसेस यूज होती हैं। देन वी मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स। फिर हम मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जैसे एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये सब डिस्कस किया। देन वी डिस्कस कि हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में मैट्रिक्स को किस तरह से लिख सकते हैं। देन वी मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स डिस्कस की, ट्राइंगुलर मैट्रिसेस, टू टाइप्स ऑफ ट्राइंगुलर मैट्रिसेस डिस्कस की, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस डिस्कस की। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक ओवर हो गया है and all other topics after this we'll be taking up in next lecture. Till then, keep learning, keep practicing and stay tuned.